ठीक है, हम लोग आज कर रहे हैं शेड्यूल 5। जब हम लोगों ने सेक्शन 196 किया था हम्म तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि जो एमडी को हम अपॉइंट करते हैं तो उसमें पार्ट 1 जो है शेड्यूल 5 का, अगर उससे हम्म वेरिएंस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। हम्म तो पार्ट 1 का टाइटल है कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अगर आपको किसी को एमडी अपॉइंट करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी तो उस पर्सन को क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ो इसको। No person shall be eligible for appointment as a managing or हम्म whole-time director or a manager, हम्म hereinafter referred to as managerial person हम्म। of a company unless he satisfies the following conditions. तो सबसे पहले लिख कि कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर बिकमिंग तो ये सबको एप्लीकेबल है, लॉस मेकिंग हो या नहीं हो। और 196 1 2 जो थे वो प्राइवेट कंपनी को भी एप्लीकेबल है, तो उनको भी ये एप्लीकेबल है। बिकमिंग Yes, sir. एमटीडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, एमजीआर मैनेजर विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर आप कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करके भी बन सकते हो। ये नीचे लिखा हुआ है क्या सर? ऊपर ही लिखा अच्छा हुआ है, नहीं, ये देखो। ऊपर है। हाँ, हाँ तो वहाँ सेक्शन में क्या लिखा हुआ था कि इफ ए पर्सन की वेरिएंस है इन कंडीशन से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अपॉइंट होएगा। हाँ। बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ही वांट्स टू बिकम एमडी, तो ये सब डेप्यूटी कंडीशंस पूरी करनी है। मैनेजर। फर्स्ट पढ़ दो और फिर उसको लिखो, नीचे पढ़ दो He पहले। had not नीचे been sentenced to imprisonment for any period or to a fine exceeding 1,000 rupees हम्म for the conviction of an offence under हम्म। any of the following acts, अब क्या क्या एक्ट है namely और वो एक्ट क्या किस चीज़ से डील करते हैं वो भी बोलते जाओ। the Indian Stamp Act 1899, हम्म ये तो stamping and registration of documents से डील करते हैं। हम्म And the Central Excise Act 1944 excise duty से levy, and the Industries Development and Regulation Act 1951, फैक्ट्री के डिस्प्यूट से, फैक्ट्रीज डिस्प्यूट, द फैक्ट्रीज के प्रिवेंशन रिलेशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट, ये का। तो सिर्फ एफएमसीजी, हम्म मैन्युफैक्चर ऑफ फूड पे की स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आई डोंट नो। हम्म। द कंपनीज एक्ट 2013, अच्छा, अब अगर सिक्योरिटीज कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट। समझो, कंपनीज एक्ट में उसको 1,000 रुपये के ऊपर की पेनल्टी लग गई पर्सन को, ऑफिसर शेल बी लाइबल फॉर ए पेनल्टी ऑफ सो एंड सौ रुपये, हाँ फाइन बोल रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ। अभी नोट किया, जब आप एमडी अपॉइंट करते हो तो ये ध्यान रखते हो क्या कि चलो होगी कंपाउंडिंग, अभी क्या जरूरत है। तो हाँ, ये इतना ध्यान तो कोई देखता ही नहीं है ये, सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। The Wealth Tax Act 1957, the Income Tax Act 1961, the Customs Act 1962, the Competition Act 2002, Foreign Exchange Management Act 99, Sikh Industrial Companies Special सिक्का Provisions Act खत्म ही हो गया अभी 1980. शायद, है ना। हाँ सिक्का खत्म हो गया, सिख इंडस्ट्रियल एक्ट नहीं है ना अभी। सिक्योरिटीज एंड तो सर फिर ये एक्ट अमेंड नहीं हुआ है? हाँ, नहीं हुआ होगा। The Securities and Exchange Code of India Act 92, the Foreign Trade Development and Regulation Act, the Prevention of Money Laundering Act, the Insolvency and Bankruptcy Code, the Goods and Services Tax Act, the Fugitive Economic Offenders Act. अब ये समझो किसी पर्सन के कंटेक्स्ट में जितने भी एक्ट्स हैं, आप हेडिंग लिख सकते हो कि शुड नॉट बी सेंटेंस्ड फॉर, मतलब For any period, imprisonment for any period or इम्प्रिजन a फॉर एनी पीरियड। और हमने पहले वहाँ पढ़ी थी क्वालिफिकेशंस में, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ। हाँ शेड्यूल 5 में लिखा हुआ है इम्प्रिजन फॉर एनी पीरियड, और फाइन। 1,000 rupees. हाँ,
तो ऐसे आदमी को बिना एमडी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप अपॉइंट नहीं कर सकते ऑफ फॉर ऑफेंसेस अंडर वेरियस एक्ट्स। फिर यहाँ पे ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि कितने टाइम पहले हुआ होना चाहिए? अगर 25 साल पहले हुआ तो नहीं, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। तो इसका मतलब कभी भी हुआ हो तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? अभी आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। अभी आपके पास एक वेपन है किसी आदमी को हटवाने का। कभी आपको ये चैलेंज करने की बात आ गई कि हमें एमडी के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना है, हाँ, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करके इनमें से कहीं किसी एक्ट में कभी भी हुआ हो और उन्होंने बिना उसके अपॉइंट किया तो आप इसको प्ली ले सकते हो, राइट? आगे बोलो। बट ये बहुत थोड़ा फ़ॉन्ट strict बड़ा होता कर लो, मुझे लगता है फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। हाँ ठीक है, हाँ चलो आगे। He had not been detained for any period under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974. कॉफे पोसा। Provided that where the central government has given its approval to the appointment of a person convicted or detained under subparagraph A or subparagraph B, as the case may be, no further approval of the central government shall be necessary for the subsequent appointment of the person if he had not been so convicted or ठीक है, अब detained पहले वाले और subsequent to दूसरे such वाले में appointment. क्या फ़र्क है? ए में था कि उसको जेल हुई है, तो जेल कब होती है? जब कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है। कोफे पोसा एक्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी बात करता है। ये बहुत पहले था, ये एक्ट अपने सिलेबस में था। तो इस एक्ट में अगर उसको डिटेन कर दिया, आपने उसको रोका जेल में पीरियड में कहीं पर, तो अभी वो अब एग्जिस्ट करता है सर अभी यार? मेरे ख्याल से शायद नहीं, मेरे को नहीं इसका इतना आइडिया, पर ये उस टाइम हमारे सिलेबस में था सीएस के। हाँ हाँ, वो पढ़ा हुआ तो मैंने भी नहीं सर। कोफे पोसा बोलते थे इसको, ठीक है। और फिर ये क्या बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार अप्रूवल दे दी तो उसके बाद फिर लाइफ टाइम अगर वो दोबारा जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए अप्रूवल की, अगर वो दोबारा उसने नई ऑफेंस किया है तो। क्लियर है? बी पॉइंट। हेलो, अभी की इकट्ठा लिखूं? हाँ अगला पढ़ ले, कोई बात नहीं। हाँ, He has completed the age of 21 years and has not attained the age of 70 years. Provided that years and where his एक से appointment is approved by a special resolution passed by the company in general meeting, no further approval of the central government shall be necessary for such appointment. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था सेक्शन में भी कि अगर उसकी क्वालिफिकेशन में था कि 21 से कम नहीं, 70 से ज़्यादा नहीं, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो सीजी की ज़रूरत नहीं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे खाली स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा होता है और ये लिखा होता है जस्टिफिकेशन देनी है। आगे बोलो। फिर he is a resident of India. और रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? 182 डेज से ज्यादा जो नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी अलग है, जरा देखो। For the purpose of this schedule, resident in India includes a person who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months. तो इवन दो ही इज नॉट ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडिया में रह रहा है 12 महीने से ज़्यादा, जिस साल अपॉइंट होना उससे पिछले साल में। हाँ, किस लिए रह रहा है इंडिया में? ताकि एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे है या बिजनेस वीज़ा पे। और ये कंडीशन कहाँ नहीं एप्लीकेबल है? ई वाली एक्सप्लेनेशन में कहाँ नहीं एप्लीकेबल है? नीचे एक्सप्लेनेशन देखो। This condition shall not apply to the companies in special economic zones as notified by Department of Commerce from time to time. सो इवन जो SEZs हैं वहाँ पे अगर एक आदमी 12 महीने नहीं भी रहा है इंडिया में तो भी वो MD अपॉइंट हो सकता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, provided that a person being a non-resident in India shall enter India only after obtaining a proper employment visa from the concerned Indian mission abroad
For this purpose, such person shall be required to furnish along with the visa application form, profile of the company, the principal employer, and terms and conditions of such person's appointment. अगर किसी आदमी को, भारत के आदमी को आपने बोला, एनआरआई को, नॉन रेजिडेंट इंडियन को, कि भैया आप इंडिया में आओ, हम आपको एमडी बनाएंगे, तो वो आदमी जब इंडिया में आ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आएगा, ठीक है। सेकेंडली उस टाइम वो सब कंपनी की डिटेल और वो सब सबमिट करेगा वीज़ा एप्लीकेशन के साथ कि मैं इंडिया में नौकरी करने आ रहा हूँ, क्योंकि तभी वो करेंगे ना, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और कैरिंग ऑन बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया। आपको कैसे मालूम कि जो आदमी वीज़ा लेके आया है वो इंडिया में बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है? वो तभी मालूम पड़ेगा जब वो आदमी, डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, हम्म, उसके लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा वो प्रूफ करने हाँ के लिए। ठीक है। ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 किस चीज़ से डील कर रहा है? सिर्फ कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय क्वालिफिकेशंस अपॉइंटमेंट। तो फॉर क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ हाँ, क्या क्या कंडीशंस है पर्सन ये? एज एमडीडब्ल्यू। पहला तो ये है कि कुछ एक्ट्स के अंदर ही शुड नॉट बी इम्प्रिजन, और उसमें 1,000 रुपीज से ज्यादा का फाइन नहीं होना चाहिए। देन द सेकंड, सेकंड पॉइंट इज लिखते कि जाओ। शुड नॉट बी डिटेन्ड अंडर टॉफेपोसा एक्ट। हम्म, टॉफेपोसा एक्ट फिर उसके बाद था कि कुछ है वन, ना, प्रोवाइडेड। हाँ थर्ड में लिखो 1 and 2 नॉट एप्लीकेबल अच्छा, वंस सीजी गिव्स अप्रूवल। वन and two above not applicable इफ सीजी गिव्स once इट्स अप्रूवल वंस, unless again convicted or detained। राइट, और क्या कंडीशन थी? हाँ जी। फिर एक एज का क्राइटेरिया था, 21 क्या and है एज का 70 or क्राइटेरिया? provided there is appointment is approved। ठीक है। एज 21 से 70 के should बीच have में, completed 21 to 70 लिखना, 21 एज years एज है 21 to 70, age 21 to 21 70, to और 70 के आगे special resolution। स्पेशल रेजोल्यूशन, एल्स सीजी अप्रूवल। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से भी हो सकता है। वहाँ पे भी लिखा हुआ था ना सेक्शन में। enable CD approval। ठीक है, फिर अगला हाँ कंडीशन जी, क्या है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर वो उसका है पदोपदेश वो करते हैं ना, लिखना, हाँ रेजिडेंट। सिंपल है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब should be resident of India and include person staying for more than 12 months, will also include person, ऑल्सो थोड़ी ना होगा सर, also है, also, रेजिडेंट। नहीं also है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा जो आदमी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके अलावा एक ऐसा आदमी जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है लेकिन इंडिया में जिस दिन अपॉइंट हो रहा है उससे पिछले साल में 12 महीने से ज़्यादा वो रह रहा है। एक मिनट सर, क्या ध्यान से पढ़ ले, हाँ। Who is resident in India for more than 12 months in the preceding year prior to year of appointment। इंक्लूड्स लिखा है ना इन्होंने। ठीक है, और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है, प्रीसीडिंग ईयर। प्रायर टू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रायर टू नहीं है, देखो प्रीसीडिंग ईयर है, जरा ध्यान से देखो, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट।
अच्छा नहीं नहीं ठीक है, फॉर 12 Immediately में तो इमीडिएटली preceding डेट the डेट date. ही, हाँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही है। और उसके बाद उसको दूसरी कंडीशन क्या है कि ही शुड हैव कम इन इंडिया फॉर, Of employment or for carrying on a business or हाँ vacation. फॉर एम्प्लॉयमेंट, हाँ प्रायर टू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। एंड शुड फर्निश company details along with a visa application, company and appointment details while coming to India. Should have furnished. तभी तो डिसाइड होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, नहीं तो घूमने आया और यहाँ नौकरी लग गई ऐसा नहीं चाहिए। तो बाहर से ही ऑफर हुई होगी तभी आएगा, राइट। अब इसमें जो 3 नंबर है उसको डिलीट कर दे। तो नंबर 4 ही कंडीशन है, 1 2 3 4। तो पूरी लाइन को नहीं, सिर्फ नंबर को डिलीट कर दे, ठीक है। अब ये पार्ट 1 था, हाँ इसके ऊपर लिख दे पार्ट 1। ये पूरा पार्ट 1 का क्रक्स है। लिखो सर इसमें this condition shall not apply to companies is the हाँ, SEZ. उसके आगे लिख दे एक्सेप्ट SCZ, उसी पर्सन के आगे ब्रैकेट में लिख दे नॉट एप्लीकेबल टू SCZ। 4 में ही जहाँ पे लिखा ना, हाँ इसके ब्रैकेट में नॉट एप्लीकेबल टू SC अपॉइंटमेंट इन SCZ। ठीक है। अब कंडीशंस वाले को बोल्ड कर दे, उसके ऊपर पार्ट 1 लिख दे। ये शेड्यूल 5 का पहला पार्ट था जो 4 लाइन में कवर हो रहा है, चाहे 2 पेज का था लेकिन इसका क्रक्स सिर्फ 4 लाइन का है। पूरा एक कंडीशन वाली लाइन पूरी बोल्ड कर दे, राइट। और इसको लिख दे शेड्यूल 5 पार्ट 1। समरी में ही कवर हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 पेज में ही पूरी शेड्यूल, ठीक है। तो पार्ट 1 मुझे बोलो सबको एप्लीकेबल हो गया है। अगर प्राइवेट कंपनी भी इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रही है MD, तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट कंपनी का जो MD है उसने अगर वायलेशन किया स्टिल ही कैन बी MD। तो अपॉइंटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल का कंसेप्ट स्टिल इन फोर्स है, दो रेमुनरेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट हट गई है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो पार्ट 2। आवाज गई। हेलो, हाँ हाय सर। हाँ Remuneration payable by companies having profits. Subject to the provisions of Section 197, a company having profits in a financial year may pay remuneration to a managerial person or persons or other director or directors not exceeding the limit specified in such section. ठीक है। अब ये पहले ना ये इतने पे रुक जाओ, 197 में ही लिखा हुआ था। अगर ऊपर जाओ आप 197 के पहले उसमें 1 और 2 में कि क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, 3 में लिखा था 197 का 3 देखो। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, but subject to the provisions of Schedule 5. If in any financial year company has no profits or its profits are inadequate, the company shall not pay to its directors, including any managing or director or manager, or any other non-executive director, including by way of remuneration and some exclusive of any fees payable to directors under subsection 5 hereunder, except in accordance with the provisions of Schedule 5. ठीक है। अब टेक्निकली शेड्यूल 5 का पिक्चर में आ रही है जब कंपनी के पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या कंपनी लॉस में। 1 और 2 में नहीं आ रही ना। 1 और 2 में लिखा है अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो 11% तक दे सकते हैं, ये लिमिट तक दे सकते हैं। वहाँ पे कहीं पे भी उसने शेड्यूल 5 का रेफरेंस नहीं दिया। देखो पर 1 और 2 में कहीं शेड्यूल 5 का रेफरेंस दिया उसने 197 के, नहीं है, वो यहीं पे आया था पहली बार, है ना। सबसे पहली बार इधर ही आया था। तो जो सेक्शन 1 है
वो सिर्फ ये 1 और 2 को ही रीट्रेट कर रहा है वहाँ पे, जरा ध्यान से देखो अभी शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में जो पहला सेक्शन है वो सिर्फ 197 1 2, जिसमें शेड्यूल 5 का कोई रेफरेंस नहीं है, उनको ही रीट्रेट कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 1 पे आ जाओ। तो और मुझे बताओ, ये 197 1 और 2 की बात ही कर रहा है। क्या कह रहा हैविंग है? प्रॉफिट्स के केस ही है ना ये। हाँ, तो सेक्शन 1 क्या हो गया पार्ट 2 का? खाली प्रॉफिट वाली कंपनियों को एप्लीकेबल है, और उसमें इतना ही लिखा हुआ है कि आप अपने डायरेक्टरों को जो सेक्शन में लिमिट लिखी हुई है 11% वाली, उतना रेमुनरेशन आप दे सकते हो, और उससे ज़्यादा देना है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हो। क्लियर है? इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है? आवाज़ आपकी गायब है। हेलो आवाज़ कम हो रही है आपकी। हेलो। हाँ, पता नहीं क्यों भाई आवाज। आवाज़ हेलो एकदम। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, अभी बराबर है। हाँ, लिखो ना इसको, क्या कह रहा है ये सेक्शन 1, टेबल में ये लिखो। लिखूं? हाँ, लिखना है ना। पार्ट 2 शुरू किया, अब सेक्शन 1 लिखो। सेक्शन 1 क्या कह रहा है? वो टेबल समरी है ना पूरी शेड्यूल 5 की, वही तो आप देखोगी बाद में, पूरी रीड थोड़ी ना पढ़ोगे। टेबल में जाओ और लिखो तो क्या सिर्फ कह ये रहा लिखा हुआ है फॉर अ कंपनी हैविंग है। हम नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 2। प्रॉफिट्स पार्ट 2 पार्ट 2। और उसका सेक्शन 1। सेक्शन 1 आखिर में तो आप मुझे ये भी बोल सकते हो ना कि शेड्यूल में कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शन है, कितने सब सेक्शन है। सेक्शन 1 लिखो पार्ट 2 के ब्रैकेट में। यहाँ क्यों लिखूं सर? यहाँ क्योंकि ये नीचे नहीं लिखूं पार्ट सर? 2 का ही सेक्शन 1 जैसे है। पार्ट 2 बार बार थोड़ी ना लिखूं। 2 बार आएगा, पार्ट 2 सेक्शन 1, पार्ट 2 सेक्शन 3, ऐसे आएगा। ठीक है। पार्ट 2 के सेक्शन 1 क्या हाँ बोल जी। रहा है? कंपनीज हैविंग प्रॉफिट कैन पे रेमुनरेशन। मतलब 197 के हिसाब से हाँ, देता है। कंपनीज हैविंग प्रॉफिट कैन पे रेमुनरेशन हम्म। टू एमडी डब्ल्यूटीडी डायरेक्टर्स विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन 197। और वो लिमिट क्या थी कि शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना, शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन के बिना आप क्या पे कर सकते थे? इंडिविजुअल डायरेक्टर को 5%, ओवरऑल 10%, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1% और 3%। 3%। और इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको रेजोल्यूशन लगना था स्पेशल। और यस। 11% से ऊपर था तो रेजोल्यूशन था, स्पेशल रेजोल्यूशन ही लिखा हुआ था। लेकिन अगर एक डायरेक्टर को 5% से ज़्यादा देना है, ठीक है। हेलो। आगे बोलो। हाँ, आपकी आवाज़ बीच बीच में जा रही है, अभी कम हो रही है, नहीं बोल रहे हो। हेलो। हाँ बोलो। चलो। Remuneration payable by companies having no profit or inadequate profit. हाँ। Where in any financial year during the currency of tenure of a managerial person or other director, हम्म, a company has no profits or its profits are inadequate, it हम्म। may pay remuneration to the managerial person not exceeding the higher of the limits under A and B given below. हाँ, Where the effective capital is negative or less than 5 crores.
हम्म। 60. Limit of yearly remuneration payable shall not exceed, in case of a managerial person, 60 lakhs. Limit of yearly remuneration payable shall not exceed, in case of other directors, 12 lakhs. तो अगर एक कंपनी में दो ही डायरेक्टर हो, एक एमडी और एक दूसरा डायरेक्टर, तो मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं वो लोग? अगर कंपनी लॉसेज में है, उसकी कैपिटल माइनस है, नेटवर्थ नेगेटिव है, Negative or less than 5 crores की तो बात है। हेलो, आपकी आवाज़ मैनेजरियल पर्सन कैसे डिफाइन? आवाज़ बेटा आपकी दूर जा रही है। हेलो। हाँ हेलो, अब आ रही है सर? हाँ। हाँ। मैनेजरियल पर्सन, मैनेजरियल पर्सन मतलब एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। है ना? अगर डायरेक्टर कंपनी हैज नो प्रॉफिट इट में पे रेम्युनरेशन फॉर द डायरेक्टर नॉट एक्सीडिंग, तो अगर नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ होगी तो मैनेजरियल पर्सन को 60 लाख दे सकते हैं। अगर एक एमडी है, एक डब्ल्यूटीडी है और एक डायरेक्टर है, तो टोटल सैलरी का बिल कितना होगा इनका? टोटल सैलरी का ना, अब उसमें से वो है कि 60 लैक्स, हम उसको मतलब टोटल सैलरी का तो हो सकता है, बट कितना वही होगा, है कि मैं पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली कितना होगा? अगर एक एमडी है, एक डब्ल्यूटीडी है, कंपनी को लॉसेस हैं, और एक डायरेक्टर है, तो कंपनी टोटल रेम्यूनरेशन कितना दे सकती है जो अलाउड है, जिसके बारे में सोचना भी नहीं है? मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन में डायरेक्टर आएगा नहीं ना, बेटे बाजू में है मैनेजर ना और लिमिट वही। में, ऐसे क्या कर रहे हैं? हाँ वो तो अलग से दिए ना तो लिमिट। मैं टोटल सैलरी का बिल कितना आएगा, कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा 72 ही डायरेक्टर को? आना चाहिए, 72। अगर एक एमडी है, एक डब्ल्यूटीडी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसका इंटरप्रिटेशन बराबर है। 60 लाख रुपीज़ पर पर्सन। हेलो। हाँ सर, एक जने का है ये 60 लैक्स। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको क्लैरिटी रहे टेबल में, कि अगर एक एमडी है, एक डब्ल्यूटीडी है और एक डायरेक्टर है, तो टोटल रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं? तो मुझे लगा ये ओवरऑल लिमिट है, ये मैनेजरियल पर्सन की लिमिट है, वो ऑर्डर। हाँ, तो टोटल कितना दे सकते हैं बेटा? तो अगर पर पर्सन के हिसाब से तो 60 और एक 12 120 132। ठीक है, तो पहले केस में ऊपर टेबल में लिखो। ये कहाँ तक की लिमिट है? माइनस या लेस देन 5 करोड़ इफेक्टिव कैपिटल। अब अभी आप केस आ ऑफ गए, अब ये किस पे आ गई? इन केस ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट। तो ऊपर इसका सेक्शन 2 हो गया ना अभी। ऊपर पार्ट 2 सेक्शन 1 को कॉपी कर लो, उसको सेक्शन 2 कर दो, और अब लिखो इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेसी। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल है, तो इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से ही देखो। तो जब क्वेश्चंस के आंसर निकालोगे तो अपने वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट्स। इफ हाँ, अब सबसे पहला केस लो, राइट मूव लिमिटेड, इफेक्टिव कैपिटल, और उसके आगे लिखो एक्स, स्पेस दे के थोड़ा, और मतलब इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, डाटा नीचे भरेंगे, या एक टेबल इंसर्ट कर लो। तीन लोग इंसर्ट कर लूं कहाँ? हाँ, 4 कॉलम की एक टेबल इंसर्ट कर लो राइट मूव लिमिटेड के नीचे। ओके, तो सबसे पहले उसमें लिख लो इफेक्टिव कैपिटल, फिर लिख लो एमडी, फिर लिख लो डब्ल्यूटीडी, फिर लिख लो मैनेजर और डायरेक्टर, और फिर डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर।
मैनेजर उसी लिस्ट में आता है, एमडी या डब्ल्यूटीडी एक साथ नहीं हो सकते ना, एमडी या मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते। एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं। ठीक है, अब पहला जो पोर्शन है इफेक्टिव कैपिटल है माइनस नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़। लेस देन 5 करोड़। सो कितनी अमाउंट दे सकते हो एनुअली मैक्सिमम? 60 lakhs। लिखो। डब्ल्यूटीडी को 60 lakhs। और मैनेजर पर्सन में आएगा? बेटा एमडी या मैनेजर एक कंपनी में एक ही आदमी हो सकता है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नहीं, बट डब्ल्यूटीडी मैनेजरियल पर्सन में आएगा कि डायरेक्टर में आएगा? मैनेजरियल में डिफाइन किया ना उन्होंने ऊपर, मैनेजरियल पर्सन मींस एमडी मैनेजर और कहाँ डिफाइन करा है सर? शेड्यूल में करा है? कहाँ करा है सर? किया है नहीं यहाँ। करा हुआ। किया है डिफाइन किया। और ऊपर जाओ, ऊपर जाओ मैनेजरियल पर्सन से, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज, सबसे पहली लाइन में देखो। हाँ। तो भैया मुझे होल्ड टाइम डायरेक्टर, ठीक है सर, ठीक है। 60 lakhs और इसका हो गया 12 लाख। क्लियर? अब अगली लिमिट क्या है? फिर 5 crores एंड अबव बट लेस देन 100 crores, तो इसमें 84 और 17। अभी अप टू 100 करोड़ हो गया, 5 to 100 लिख दो बस, 5 to 100 कितना? 84 और 17, और 17 lakhs, राइट। अभी 100 करोड़ से ऊपर हो गया, 100 से लेके कितना? अगली लिमिट 100 से ऊपर की होगी ना, 100 से 250 तक। 100, 250, 120 और 24। और ये कितना होगा? 120, 120 और 24 लाख, कितना? 24 लाख। 24। पहली लिमिट का डबल है ये, 60 का 120 और 12 का 24। अब 250 से अबव हुआ तो 120 lakhs plus 0.01% of effective capital in excess of rupees 250 अभी अगर crores। आपकी कैपिटल 300 करोड़ है तो कितना होगा? 300 करोड़ होगा तो 120 लाख और कैलकुलेट करो 50 ना, करोड़ का कैलकुलेट करो, ऊपर लिखो 250 एंड अबव। %1 है ना? 0.01% है ना? इंटू 0.01, क्या कर रही हो? परसेंट। सही तो कर रहे हो? सही तो करा सर, 50,000 आएगा ना? तो कितनी सैलरी दे पाओगे इसको आप? 120,50,000। और नॉन एग्जीक्यूटिव को? उसका भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उसको भी 50 ही आएगा, 24,50,000। 50 करोड़ पे 50 लाख दे रहे हो, 50,000 रुपये दे रहे हो? 0.01% है। तो आपने सही किया क्या कैलकुलेशन 50 करोड़ की? 0.01 है सर, 1 नहीं है। 1 हाँ सही तो होगी ना? दिखा दे ना मेरे को। आंसर नहीं दे। 50 0.01।
हम्म, है ना? ठीक है। ठीक है सर? हम्म, हाँ जी। तो उसमें लिख दो ऊपर 250 से अबव, 250 एंड अबव, 120 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, ब्रैकेट में लिख दे 50,000 रुपीज़ पर 50 करोड़ पर 50 पी 50 लिख के करोड़ लिख दे। ये 24% नो डायरेक्टर का है, WTD का उतना ही रहेगा। ठीक है, आगे पढ़े। टेबल क्लियर होगी यहाँ तक, पार्ट 2 से लेके क्या लिखा हुआ है? यस सर, यस। लिमिट्स हैं, मतलब मैक्सिमम अगर लॉस हो या नहीं। Provided that remuneration in excess of above limits may be paid if the resolution passed by the shareholders is a special resolution. ठीक है, तो इसका Explanation. मतलब क्या हो गया? ये जो ऊपर का रेमुनरेशन देना है, इसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। कहीं पे लिखा है ये शेयर होल्डर्स हाँ, मीटिंग आएगा में? आएगा आएगा आएगा। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो ये सैलरी हो जाएगी डबल। तो यही टेबल कॉपी करो नीचे, उसके ऊपर पहले एक रो इंसर्ट करो कि व्हेन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास। कहाँ लिखा है कि डबल हो जाएगी? ये लिखा है इससे ज्यादा दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। हमें आपको ज़्यादा देना है उससे, कोई भी अमाउंट। तो कोई पूछ रहा था मेरे से, एक क्वेश्चन आया था अपने को यूट्यूब पे, कि जब शेयर होल्डर के स्पेशल रेजोल्यूशन से डबल हो ही जाती है, रेजोल्यूशन वैसे भी पास करना है, तो फिर ये लिमिट और इफेक्टिव कैपिटल का कंसेप्ट क्यों बनाया? स्पेशल रेजोल्यूशन तो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है ना, 75 आपकी आवाज़ बीच में नीचे जा रही है, माइक से बाहर हो। हेलो। हाँ। हेलो। हम्म माइक मुंह पे चिपका लेती हूँ। क्या कहते हैं? मैं ये कह रही हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन तो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है ना, उसमें 75% मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। हम्म तो मतलब इट जस्ट सेज कि इतना तुम दे सकते हो, अगर शेयर होल्डर मतलब हाँ करे ना करे, इतना तो तुम दे ही सकते हो। हाँ, ना नहीं करें, ना करेंगे तो नहीं दे सकते। हाँ मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में तो मेजोरिटी का नहीं चाहिए ना सर, आपको 51% हाँ, और 75% तो ये कंसेप्ट इसीलिए है कि अगर आप इस पोजीशन में नहीं हो 76% सपोर्ट गेयर करने के लिए, तो 51% जो स्टेक से भी आप दे सकते हो, तब आपको ये इफेक्टिव कैपिटल का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। समझे क्या? इसलिए ये तो सर, ये तो बहुत सारी जगह पे नहीं है लॉ में क्या क्या? कि तो आवाज़ बेटा तेरी ना कम हो रही है, बीच में कट रही, वो कट तो नहीं रही लेकिन क्लियर नहीं आ रही। पता नहीं क्या हो रहा है सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं माइक, समझ में आ रहा हाँ है, क्योंकि हाँ ऑडियो और हाँ ईयरफोन्स भी लगा रखे हैं मैंने। हाँ, नहीं वो माइक से वो और आगे पीछे हिलने के कारण ऐसा कुछ होगा। मैं हिल भी नहीं रही हूँ, वो मेरा ईयरफोन ही हिल रहा है, बस सर हिला रहा है। तो एक ही बात है ना, तू ना हिले ईयरफोन हिल गया तो भी एक ही चलो कोई बात नहीं। अभी आपने पहला क्या पढ़ा? पहला लिखा कि एक कंपनी जिसका लॉस है तो वो इतना दे सकती है। अभी ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन की बात नहीं लिखी हुई, ना ऑर्डिनरी ना स्पेशल। लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि रेमुनरेशन देने के लिए रेजोल्यूशन लगता है। आपको आपने पढ़ा था ऊपर वो सेक्शन 197 में कि विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, हाँ ऑर्डिनरी या हाँ, स्पेशल। राइट राइट, याद आ गया मुझे। हाँ हाँ, कि या तो आर्टिकल में हाँ लिखा हाँ। हो या रेजोल्यूशन पास किया हो और आर्टिकल में ऐसा लिखा हो स्पेशल तो स्पेशल, तो ऑर्डिनरी तो लगना ही है हर हालत में रेमुनरेशन देने के लिए। तो वो जो ऊपर की लिमिट है वो उस केस में एप्लीकेबल है जब आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो।
और नीचे की लाइन इसलिए लिखी है कि अगर आपके पास 76% तक की मेजोरिटी लेने की पावर है तो आप कोई भी रेमुनरेशन दे सकते हो, 120 लाख की जगह 500 लाख भी दे सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. पढ़ दो जरा, और क्या लिखा हुआ नीचे। So it is hereby clarified that for a period of less than 1 year, the limit shall be prorated. तो अगर किसी का बीच में अपॉइंटमेंट हुआ है तो अभी उसको 120 नहीं देंगे, तब उसको 60 देंगे। In case of a managerial person or other director who is functioning in a नहीं नहीं, professional पहले उसको capacity, लिख दो, ये दोनों चीज़ें लिख दो ना टेबल में। ठीक है सर। ए सेक्शन हो गया ना, अब इसको ए करो वहाँ पे ऊपर टेबल को। ये कर राइट मूव लिमिटेड लिखा ना आपने, अब ये पहला केस है, ऊपर ए करके लिखो, टेबल के ऊपर ए लिखो। ठीक है। फॉलोइंग इफेक्टिव कैपिटल बेस्ड रेम्यूनरेशन, if company passes ordinary resolution. And with special resolution, any amount can be paid. राइट? yes, sir. और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन क्या थी? इसी इसके फुल नीचे स्टॉप, से? इसी आगे डैश लाओ। फॉर पीरियड, अब वो दो चीजें थी, एक नहीं कि नहीं, अगर आपको इससे एक तो लिख दिया आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आप कोई भी अमाउंट पे कर सकते हो, और दूसरी हाँ अमाउंट हाँ थी कि फॉर, प्रोरेटा करना पड़ेगा हाँ अगर आपने बीच में। राइट, उसी के आगे लिख देती। और उसको कर देती बोल्ड, पूरे को, ए को, वो ए है ना पूरा। ये तो नीचे आ गया। ठीक है। जी सर। तो ए हो गया इफेक्टिव के कैपिटल के बेस पे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, जब आपकी नेगेटिव से 5 करोड़ है तो 60 लाख और डायरेक्टर को 12 लाख, 5 से 100 करोड़ है तो 84 लैक्स, डायरेक्टर को 17 लाख, और 100 से 200 करोड़ है तो 120 लाख, डायरेक्टर को कितना, 24 लैक्स, और उससे ऊपर है तो 120 लाख प्लस हर एडिशनल का 0.01%। और ये पूरी लिमिट डबल हो जाएगी अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल। yes. और अगर 1 साल से कम पीरियड है तो ये लिमिट प्रोरेटेड हो जाएगी, मंथली बेस पे चल पड़ेगी। अब बी क्या बोल रहा है? In case of a managerial person or other director who is functioning in a professional capacity, remuneration as per item A may be paid. If such managerial person or other director is not having any interest in the capital of the company or its holding company or any of its subsidiaries directly or indirectly or through any other statutory structures, and not having any direct or indirect interest or related to the directors or promoters of the company or its holding company or any of its subsidiaries at any time during the last 2 years before or on or after the date of appointment, and possesses graduate level qualification with expertise and specialized knowledge in the field in which the company operates. Provided that
provided that an employee of a company holding shares of the company not exceeding 0.5% of its paid up share capital under any scheme formulated for allotment of shares to such employees, including employee stock option plan or by way of qualification, shall be deemed to be a person not having any interest in the capital of the company. ठीक है, अब ऊपर बी पे आ जाओ। हाँ जी सर, हम्म, पढ़ूं मैं एक बार कि आप नहीं मैं बताता हूँ फिर पढ़ना इसको। ठीक है, ये एक ही को दोबारा कॉपी कर दो उसको जो ऊपर लिखा हुआ था। क्या चीज सर? ये ये पूरा? हाँ, ये पूरी टेबल के साथ कॉपी कर दो। ठीक है ठीक सर। है, अब यहाँ पे लिखो फॉलोइंग इफेक्टिव कैपिटल की जगह लिखो मैनेजरियल प्रोफेशनल मैनेजरियल पर्सन। पर्सन, ठीक है, डैश हैविंग नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ इन द कैपिटल ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट, ब्रैकेट डाल के एक्सेप्ट होल्डिंग 0.5%, 0.5% शेयर्स थ्रू ईसोप और क्वालिफिकेशन शेयर्स। ब्रैकेट क्लोज। कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा और सा। नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टर। क्या क्या कैटेगरी है जिससे रिलेट नहीं होना चाहिए? पढ़ूं सर नीचे? डायरेक्टर, KMP मैनेजर, किस किस से रिलेट नहीं होना चाहिए वो आदमी? डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी और ये। Directly and regulate and others not having director or promoters of the company or its holding company or any of its subsidiaries हाँ ठीक है, लिखो उसको। at any प्रमोटर ओब्लिक डायरेक्टर, कहाँ चला गया? तो कहाँ यार लिख दी? टेबल में है, टेबल के ऊपर। अच्छा अच्छा। डायरेक्टर ओब्लिक प्रमोटर कब तक? ड्यूरिंग 2 years बिफोर, ऑन और आफ्टर अपॉइंटमेंट। ऑन और आफ्टर, ओब्लिक ओब्लिक कर दे, आफ्टर अपॉइंटमेंट प्लस कोमा कर दे, प्लस छोड़ दे, कोमा कर दे, कोमा हैविंग ग्रेजुएट एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट, प्लस स्किल एंड एक्सपर्टाइज। स्किल एंड एक्सपर्टाइज can be paid effective capital based remuneration। अब ये इसका इंटरप्रिटेशन था। ये तो हटा दो ना, if company नहीं है ना, passes ordinary वही सब है ना नीचे, देखो जरा ध्यान से। professional managerial person having no interest in the capital of the company
holding company or subsidiary directly or indirectly, except holding 5.5% shares through ESOP or equity, are not related to director promoter during 2 years before or on after appointment, having graduate qualification plus skill and can be paid effective capital based remuneration. Capital based remuneration, अच्छा, ये है just ना, like managing इफेक्टिव कैपिटल है ना ये नीचे, इतनी कैपिटल पे इतना। basically they can be paid in the capacity of a managing director, WTD or director. हाँ नीचे पढ़ो ना अब इसको, जब स्टार्ट कैसे बी हो रहा है, ये आपने पढ़ लिया ना। अब सेक्शन को पढ़ो कि जो हमने लिखा है ये यही बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है। In case of a managerial person or the director who is functioning in a professional capacity, remuneration as per item A may be paid if such managerial person or the director is not having any interest in the capital of the company or its holding company or any of its subsidiaries, directly or indirectly or through any other statutory structures, and not having any direct or indirect interest or related to the directors or promoters of that company or its holding company or any of its subsidiaries at any time during the last 2 years before or on or after the date of appointment, and possesses graduate level qualification with expertise and specialized knowledge in the field in which the company operates. Provided that any employee of a company holding shares of the company not exceeding 0.5% of its paid up share capital under any scheme formulated for allotment of shares to such employees, including employee stock option plan or by way of qualification, shall be deemed to be a person not having any interest in the capital of the company. यही है, तो ठीक है सर। क्या बोल रहे हैं अभी एक वो यही साल? बोल रहा है कि कोई हाँ और, माइक के पास ही बोलो, हाँ आवाज़ जा रही है। so even if there is some other managerial person who is functioning प्रोफेशनल, in a जैसे professional, आपको मैंने एमडी बना दिया कंपनी का, आप किसी प्रमोटर से लिंक नहीं हो, डायरेक्टर से लिंक नहीं हो, नौकरी है आपकी एमडी बनने की, तो आपको क्या करना है? in such a case, I can also be paid basis the same structure जो उसका MD WTD वगैरह का होता है, बस हमें रिलेटेड नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर्स प्रमोटर्स से या होल्डिंग कंपनी से या सब्सिडरी से ड्यूरिंग द लास्ट 2 years बिफोर ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कैपिटल मेरे में पास इंटरेस्ट, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम और स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए फील्ड की। ठीक है, मतलब मेरे पास सब कुछ है सर, मैं बन सकती हूँ। बन सकते हैं। अब आगे पढ़ो। Okay, provided further that the limit specified in the items A and B of this section shall apply अब ए क्या है और बी क्या है? A B, वो जो दो थी, एक वो विद इन द लिमिट्स होना चाहिए या फिर जब आउटसाइड हो जाए। ध्यान से देखो, ए क्या है और बी क्या है? ए तो ये है, अच्छा बी तो ये है मैनेजरियल वाला। तो ए क्या है और बी क्या है? ए जब एक तो है कि डायरेक्टर रिलेटेड है प्रमोटर से, कंपनी में कैपिटल में इंटरेस्टेड है, और बी है प्रोफेशनल एमडी। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, क्या लिखा है उसने? provided further that the limit specified in the items A and B of this section shall apply if payment of remuneration is approved by resolution passed by the board, and in the case of a company covered under subsection 1 of section 178 also by the nomination and remuneration अब एक एक committee. चीज को ना एक एक करके लिखना, एक एक कंडीशन को। अब ये करने के लिए, रेमुनेशन देने के लिए टेबल के नीचे क्या कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद, टाइप मत करना, कॉपी मत करना, टाइप करना उधर। ठीक है, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अबव रेमुनरेशन, फॉर पेमेंट ऑफ अबव रेमुनरेशन। किसके बिना हम ये जो कुछ भी ऊपर लिखा है वो नहीं दे सकते, और ये जरूरी है क्योंकि बार बार आता है, क्योंकि हर कंपनी में कोई ना कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही होती। बोल्ड कर दे इसको। अबव रेमुनरेशन, पहली कंडीशन है अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एंड एनआरसी कमिटी इफ एप्लीकेबल। तो बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए इसके लिए।
एनआरसी ब्रैकेट में इफ एप्लीकेबल, कमिटी कोमा इफ एप्लीकेबल। अगर कंपनी कमिटी है कंपनी में तो उसकी अप्रूवल चाहिए। अगली सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? If the company has not committed any default in payment of dues to any bank or public financial institution or non or NCD holders or any other secured creditor, and in case of default, the prior approval of the bank or public financial institution concerned or the non-convertible debenture holders or other secured creditors, as the case may be, shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting. अब यहाँ पे मेरे को सिंपल इतना पूछना, पॉइंट ऑफ टाइम क्या रेलिवेंट है? डिफॉल्ट कब नहीं होना चाहिए? कंपनी नॉन गवर्नमेंट जब वो अपॉइंट करने वाले हो उससे कुछ, क्योंकि अभी ये देखो पहले कैसे था, पहले कैसा कंपनी ने प्रीवियस ईयर में डिफॉल्ट किया और वो डिफॉल्ट 30 डेज चल रहा है, अब वो सब हट हाँ। गया। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा किसी बैंक के प्रति डिफॉल्ट है कि नहीं। मतलब अगर सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है बेसिकली तो सबसिस्टिंग है उस टाइम पे, हाँ। अगर आपने अगर डिफॉल्ट वो किया पूरा था हो वो चुका आपने है। क्लियर कर दिया है, और जब आप ये अपॉइंटमेंट कर रहे हो उस टाइम कोई डिफॉल्ट नहीं है। अगर क्लियर भी ना करा हो, बट मान लो अगर 7-8 साल पुरानी बात है और अब बैंक भी अपना एनपीए कर चुका है, कुछ कर चुका जो है, भी बन गया वो तो डिफॉल्ट ही हो गया ना, तब तो आपको एनओसी लगेगी बैंक की। वो आपको एनओसी कब चाहिए? बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। तो आपको ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है कि हमको ये डिफ़ॉल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सबसे पहले जब आप अपॉइंट कर रहे हो। हाँ, अगर उस टाइम आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है तब तो आपको क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, ये क्लॉज ही आपको नॉट एप्लीकेबल हो गया, वी डोंट हैव एनी डिफ़ॉल्ट। तो आप अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख दोगे कि हमारा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। और अगर उस टाइम आपका डिफ़ॉल्ट है, किसी बैंक का आपने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया है, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? आपकी अमाउंट ड्यू थी, आपने पैसा नहीं दिया, उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। तब आपको उस बैंक से, उस डिबेंचर होल्डर से, उस नॉन कन्वर्टिबल से, सिक्योर्ड क्रेडिटर से कंसेंट लेनी है, और वो कंसेंट आपके पास कब तक आ जानी चाहिए? बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। अब टेक्निकली अगर आप इसको देखो, जनरल मीटिंग का नोटिस महीना पहले निकल जाता है, तो उस टाइम तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ना कि हमारा डिफ़ॉल्ट है कि नहीं है। तो आपको एटलीस्ट उस मीटिंग में जहाँ पे आप नोटिस सर डिस्पैच कर रहे हो उससे पहले पहले अप्रूवल आ जानी चाहिए। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी एक्सप्लेन कर दो 2 पॉइंट क्या कह रहे हैं, पढ़ के एक बार। कंपनी हैज नॉट कमिटेड इन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक और पब्लिक। तो जो कंपनी है, मतलब बेसिकली ये सेल्स कि हमें एक एनओसी लेना पड़ेगा इन सब से। हाँ, अगर समझो आपको एनओसी नहीं मिली, राइट, हाँ, हाँ, आपने डिफ़ॉल्ट किया, आपको एनओसी नहीं मिली, तो क्या आप ए या बी का रेम्यूनरेशन दे सकते हो क्या? नहीं दे पाएंगे। हम्म, कैसे दे पाएंगे? आवाज़ आवाज़। हेलो। हाँ, आज नेट ठीक है, आज तेरा माइक गायब है। हाँ हाँ, सर। कैसे दे पाएंगे फिर? नहीं दे सकते ना, तो मतलब क्यों? इसका मतलब क्या हो गया? एक डिफॉल्टर कंपनी अपने मैनेजरियल डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स को 1 रुपया भी नहीं दे सकती अगर लेंडर ने एनओसी नहीं दी तो। और आप रेजोल्यूशन भी शेयर होल्डर का ऐसा पास कर सकते हो क्या कि हम अप्रूव करते हैं सब्जेक्ट टू लेंडर्स अप्रूवल? वो भी नहीं पास कर सकते। वो बोलता है कि आपको अप्रूवल ही तभी लेनी है, लेंडर की अप्रूवल आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल होने से पहले होनी चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हम रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं सब्जेक्ट टू लेंडर्स अप्रूवल, और लेंडर बाद में अप्रूव कर देंगे। तो लेंडर की अप्रूवल प्री रिक्विजिट है कि पोस्ट है? फ्री है। तो ये क्लियर हुआ इसका कंसेप्ट क्या है? यस सर। हाँ, तो लिख दो ऊपर कंडीशन में। NOCs to be obtained from bank, PFC, NCD holder, the secured credit. ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे? नो डिफॉल्ट इन, कंडीशन है कि कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए तभी ये पैसा दे सकते हो। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट टू
बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, and if default, obtain To first, obtain uh, then to obtain NOC, in NOC NOC prior to the meeting. prior to obtaining shareholder approval of shareholders approval. सो इसका मतलब अगर आपकी कंपनी डिफ़ॉल्ट में है, आपको शेयर की एनओसी नोटिस देने की डेट पे नहीं आती है, तो आप अपने एमडी को बिना रेम्यूनरेशन के अपॉइंट करोगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए लेंडर की एनओसी चाहिए थी क्या? अपॉइंटमेंट हाँ, नहीं चाहिए थी, नहीं सर। सेक्शन 196 दिखा अच्छा हाँ चाहिए चाहिए, तीसरी दिखा दिखा कंडीशन में था। प्रोविजन दिखा 1 2 3 में। नहीं, ये नहीं, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया कि नहीं। एक मिनट, शुड नॉट तो बी लेस यहाँ देन पे था 20 कि years रेम्यूनरेशन के लिए था। conditions तो हाँ, नीचे चलो, सेक्शन पे जाओ एक बार। इसमें नहीं है, 196 में नहीं है, ये हाँ, है 196। तो 197 में था डिफ़ॉल्ट का। देख एनओसी गई बैंक ऊपर। ये तो ये रेम्यूनरेशन के लिए है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप अपॉइंट तो कर सकते हो हम्म बिना शेयर होल्डर बट की आप अप्रूवल। रेम्यूनरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है। हाँ, अपॉइंटमेंट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि अगर हम उन बेसिकली हम बैंक्स और इन सबको अपने क्रेडिटर्स को पैसा ना देके हम अपने एमडी और डब्ल्यूटीडी को बांट रहे हो तो वो गलत है, वो लॉजिकली भी गलत है, हाँ, इसलिए ऐसा। ठीक है। अभी तक का यही इंटरप्रिटेशन आ रहा है शेड्यूल का, Yes, सेकंड क्लॉज का। क्लियर हो गया सेकंड क्लॉज? yes. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं, लोग पूछते हैं कि हम सब्जेक्ट टू डाल दें तो चलेगा क्या? हम पैसा नहीं देंगे लेकिन लेंडर की एनओसी आ जाएगी, उसके बाद पैसा दे देंगे। तो यहाँ लिखा है कि लेंडर की एनओसी बिफोर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर अप्रूवल होनी चाहिए। बट हो सकता है क्या फिर भी, बिकॉज क्लाइंट तो ऐसे ही लास्ट टाइम तक ऐसे ही पूछते रहते हैं, अच्छा कर नहीं सकते क्या, फिर बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो उसमें आप वर्डिंग का इंटरप्रिटेशन दो कि एनओसी टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। तो जिस टाइम आपने शेयर प्रैक्टिकली होल्डर कैसा का रहता है सर, प्रैक्टिकली लोग करते हैं? करते हैं पर वो वैलिड नहीं है और वो नहीं चलता। ठीक है, चलता थर्ड नहीं है का मतलब वो है ही शोकॉज नहीं ना, वो नोटिस लॉ के वगैरह अगेंस्ट में है ना, वो नहीं होगा। अगर आपने ऐसे किया तो वो नहीं अलाउड होगा। उस रेजोल्यूशन की तो कोई जब वैलिड फॉर्म कोई फाइल करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट तो ऑटो में जाता है लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्या है? Ordinary resolution or special resolution, as the case may be, has been passed for payment of remuneration as per item A, or a special resolution has been passed for payment of remuneration as per item B at the general meeting of the company for a period not exceeding अब यहाँ पे 20 देखो years. थोड़ा सा फर्क है। अब थोड़ा सा फर्क क्या है, देखो आइटम ए के लिए ऑर्डिनरी और स्पेशल, लेकिन आइटम बी के लिए क्या है? Hello. आपने ऊपर दो टेबल बनाई ना, आइटम ए और आइटम बी। हम्म हाँ जी सर। तो इसका मतलब बी में जो ये आइटम जो ए के डबल लिए वाला और क्लास है एनी अमाउंट वाला, वो हट गया। बी के केस में दोनों केस में स्पेशल रेजोल्यूशन ही लगेगा। हाँ सर, इफ कंपनी हाँ सर, पासिस जो हाँ बी में ऑर्डिनरी लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखो बस। एक मिनट से वो ला रही हूँ चार्जर। कंट्रोल, हाँ सर। करती जाओ जब तक वापस पहले जैसा ना आ जाए।
ठीक है, अब ये ऑर्डिनरी की जगह स्पेशल कर दो। पूरा क्यों डिलीट क्या कर कर रही रही हो? हूँ? कंट्रोल जेड। इफ कंपनी पासिस स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या कर रही हो? कंट्रोल जेड। उस स्टेज पे आओ ना जहाँ पे ऊपर गई थी। अब यहाँ ऑर्डिनरी को स्पेशल करो सिर्फ। हमने पूरा डिलीट किया था क्योंकि वो लिमिट ए की बात कर रहा है, ए में दोनों चीज़ें लिखी हुई है। हम्म? If company passes special resolution, एंड विद स्पेशल बस एनी अमाउंट कैन बी पेड। क्योंकि जो एनी अमाउंट डबल वाली जो एनी अमाउंट थी वो भी पार्ट ए का ही पार्ट था ना, और अच्छा अच्छा। पार्ट बी में ये लिखा हुआ था कि पार्ट ए का रेमुनरेशन भी दे सकते हैं हम मैनेजरियल पर्सन को, प्रोवाइडेड ये कंडीशनें पूरी कर रहा हो। Yes. तो इसका मतलब उस केस में, पहले वाले केस में ऑर्डिनरी या स्पेशल कोई भी केस हो सकता है। दूसरे केस में चाहे वो छोटी अमाउंट देनी हो या बड़ी अमाउंट देनी हो, दोनों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। समझे क्या? Yes, sir. हेलो। हाँ सर, हाँ। अब गायब हो रही है। हेलो। हाँ, हाँ सर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हाँ। क्या कंडीशन आ गया? A तो statement along नहीं, with थर्ड कंडीशन में पहले लिख दे वो ऑर्डिनरी और स्पेशल इन ए और स्पेशल इन बी। ऊपर कंडीशंस लिख रही थी ना टेबल में, 1 2 3 करके। और थर्ड कंडीशन लिख फॉर ए, ऐसे लिख फॉर ए ब्रैकेट में ऑर्डिनरी और स्पेशल, और फॉर बी ब्रैकेट में स्पेशल रेजोल्यूशन। राइट। हाँ जी सर। आगे बोलो। A statement along with a notice calling the general meeting referred to in clause 3 is given to the shareholders containing the following information. अब समझो एक कंपनी का Namely, एग्जांपल लेके हर एक का आंसर देती जाओ कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री में क्या लिखोगी, आगे क्या लिखोगी, कोई भी डमी सा कुछ भी बोलती जाओ, हर आइटम का क्वेश्चन का आंसर। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, pharmaceutical, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपेक्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन या कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। 1st February 2022. इन केस ऑफ न्यू कंपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमर्शियल कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। 1st March 2020. सर इन फाइनेंशियल, दोनों में क्या फर्क है? अगर एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसका तो डेट ऑफ कमर्शियल आएगा। नई कंपनी के केस में तो एक्सपेक्टेड डेट ही आएगी ना, आप बिजनेस कब शुरू करने वाले हो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में तो पूरा सब उधर देना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड। हाँ, नई कंपनी में तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट ही होंगे ना पहले दिन तो। हाँ जी। जैसे कोई कंपनी आज बनी, उसके एमडी को आप 5 करोड़ देने की बात कर रहे हो, लेकिन उसका प्रॉफिट तो जीरो है, पहले समय में लॉस ही होने वाला है उसको। तो शेयर होल्डर के स्पेशल रेजोल्यूशन से ये पॉइंट होएगा वो। राइट सर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट, सेल, ये वो दोगी। फिर अगला आइटम फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अगर कुछ बाहर से पैसा आया है या कोई तो ये जेबी हुआ ये है या इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होगी? कंपनी के बारे में। ये सब कहाँ आ रही है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में टेबल बन के आएगी ये। जब भी आप लॉस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो तो आपकी ये टेबल हर रेजोल्यूशन में दिखेगी। आप गूगल में कोई भी रेजोल्यूशन मारोगे तो ये बनी हुई स्टेटमेंट दिखेगी आपको, जहाँ पे भी शेड्यूल 5 है। जहाँ ये टेबल दिखे ना तो समझ लो ये शेड्यूल 5 का केस है। चलो आगे। आवाज। बैकग्राउंड डिटेल्स। हेलो। हेलो। हाँ, आइए सर। इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटिंग, बैकग्राउंड डिटेल्स, मतलब अब जो अपॉइंट हो रहा है लाइक अभी एमडीडब्ल्यू, तू अपॉइंट हो रही है, अपना बोलती जा।
हाँ, मैं CSLLB बीकॉम वगैरह कहाँ से करा है, राइट, है ना, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, गुड ब्लेंड ऑफ इन हाउस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, थोड़ा बेटा उसके पास बोलो तो एकदम क्लियर नहीं आ रहा, बाद में सब ना देखना वो पता सुनने है, को। मैंने मुंह पे रख रखा है इस हाँ, वक्त, मैंने मुंह खा पे गई रख होगी रखा लगता है। है। चल, ऐसे रख के खा गई होगी इसलिए उसको नहीं आ रहा। हाँ पास्ट रेम्यूनरेशन मतलब हाँ। पिछले उसमें क्या रेम्यूनरेशन था मेरा, रिकॉग्निशन अवार्ड्स की, हैव आई बीन रिकॉग्नाइज्ड और अवार्डेड, job profile and its suitability, what is the, why have I been appointed, what is my suitability for this profile, and remuneration proposed कि भाई मुझे कितना पैसा देना चाह रहे हैं ये लोग, कंपैरेटिव रेम्यूनरेशन प्रोफाइल रिस्पेक्ट मेरे पीयर ग्रुप से मेरा कंपैरिजन करेंगे कि दे सकते हैं कि नहीं। ये करके देना है शेयर होल्डर्स को, ये सब लिखना है कि उसको कि कंपैरिजन इंडस्ट्री के हिसाब से कम है, ज़्यादा है, क्या है। Pecuniary relationship directly and indirectly with the company, or relationship with the managerial personnel or the directive, and किसी का बाप भाई बहन बेटा है companies, क्या। हम्म of the reasons of loss, other information, reasons of loss or inadequate profits, नई कंपनी है ये सपोज तो ये loss, हमारा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, स्टेप्स क्या ले रही हो आप उसको ठीक करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या होगा आगे जाके। और क्या डिस्क्लोजर देने हैं। The disclosures, the following disclosures shall be mentioned in the board of directors report under the heading corporate governance, if any, attached to the financial statement. All elements of remuneration package such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension, etc. of all the directors. रेम्यूनरेशन के पैकेज के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्क्लोज करने हैं आपको बोर्ड रिपोर्ट में। हाँ, यस यस। The details of fixed component and performance link along with the variable or fixed का वो performance criteria, उसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिस पीरियड, सेवरेंस फीस, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नोटिस पीरियड कितना है, डिसएसोसिएट होने के लिए कुछ लेंगे क्या पैसे, स्टॉक ऑप्शन डिटेल्स, कुछ ESOP मिला हुआ है क्या, if any, whether the same has been issued at a discount, as well as the period over which the accrued and over which exercisable. Explanation for the purpose of section 2 of this part. Statutory structure means any entity which is entitled to hold shares in any company formed wider any statute. वाइड होगा, ठीक है। अब ये इसको जैसे समरी में अगर लिखोगे तो दो ही चीज़ें बोल रहे हैं, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने हैं, दूसरे बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देने हैं, कंडीशंस। फोर्थ कंडीशन होगी, फोर्थ कंडीशन होगी थर्ड के बाद। थर्ड के बाद फोर्थ कंडीशन है डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन। और फिर डिस्क्लोजर इन बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सेक्शन। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 2 को जरा समरी में मेरे को बता दे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या है। ये पूरा जितना हमने पढ़ा ना उतना रिवाइज कर दे, क्योंकि अभी उसके बाद स्पेशल केस है। खाली टेबल से देख के बता दे मेरे को कि हमने क्या पढ़ा अभी। कोई भी बंदा जो है वो अपॉइंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तभी हो सकता है जब वो अभी आज तक कभी भी इम्प्रिजन नहीं हुआ हो और उसे फाइन एक्सीडिंग ₹1000 नहीं लिखा हो। एक एक्ट की पूरी लिस्ट दी हुई है उन सब एक्ट्स के अंदर, और फिर कॉफी पोसा एक्ट में वो डिटेन न हुआ हो, और अगर सीजी ने पहले ही अप्रूव कर रखा है तो 1 और 2 जो है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे आगे की अपॉइंटमेंट। हाँ, ये सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आज आपने आज अभी आप डिस्क्वालीफाई थे, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली, अब अगली कंपनी में उसके बाद अगर दोबारा से कन्विक्टेड और डिटेन नहीं हुए तो आपको वही अप्रूवल चलेगी लाइफ टाइम। हाँ, फिर एज जो है वो 21 से 70 है। अगर 70 से ज्यादा वाले को अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। फिर अगर SR नहीं ले पाए तो CG अप्रूवल भी चल जाएगा। दैट पर्सन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया
और ये ऐसे बंदे को भी इंक्लूड करेगा जो 12 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस इंडिया में रह रहा है। उसने अपनी इंडिया में है और उसने अपनी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फर्निश कर दी हैं और ये वीजा अपॉइंटमेंट इन एसएसजेड पे एप्लीकेबल वीज़ा नहीं है। एप्लीकेशन के टाइम पे। ये था पार्ट 1 जो सिर्फ अपॉइंटमेंट से डील कर रहा है। फिर आया पार्ट 2। पार्ट 2 के दो पार्ट्स है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पार्ट 2 का सेक्शन 1 है कंपनीज हैविंग, जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट है हम्म वो जो है रेम्यूनरेशन एमडी डब्ल्यूटीडी और डायरेक्टर्स को 197 के हिसाब से पे कर सकते हम्म हैं। अब सेक्शन 2 जो कि मेन है इसका, वो अगर लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो क्या क्या सिचुएशन बनती है। सो फर्स्ट इज की effective capital based remuneration. If a company passes ordinary resolution and with special resolution any amount can be paid. If तो बेसिकली अगर कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से इतना पे कर सकते हैं जितना इस टेबल में लिखा हुआ है कि नेगेटिव 5 करोड़ 60 लाख, पर और अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें तो इससे भी ज्यादा भी पे कर सकते हैं। और अगर बीच में हमने किसी को अपॉइंट करा है तो उसे प्रो रेटा पे करना है। अब अगर कोई एक हमने प्रोफेशनल मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करा है हु इज वर्किंग इन द मैनेजरियल कैपेसिटी बट इज एसेंशियली एन एम्प्लॉय, और उसके आगे मतलब और डायरेक्टर भी लिख दिया, प्रोफेशनल मैनेजर पर्सन और डायरेक्टर। इसका कंपनी की कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो डायरेक्टर प्रमोटर से भी बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। 2 साल पहले तक। हाँ, 2 साल पहले तक हैविंग ग्रेजुएट और उसके पास मिनिमम ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है और उस जॉब को क्वालिफाई करने के लिए स्किल एंड एक्सपर्टीज है, तो उसको भी इफेक्टिव कैपिटल बेस्ड रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे तो ही पर दिया जा सकता है ऐसे बंदे को, इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं दिया जा सकता है बस। और इसकी एक पूरी टेबल है और फिर इसको प्रोरेटा कर देंगे अगर बीच में पॉइंट हुआ। फिर उसके लिए 5 कंडीशंस और है कि बोर्ड और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का हमें अप्रूवल चाहिए रेम्यूनरेशन के, और फिर बैंक कोई भी क्रेडिटर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड का किसी तरह का हमारे पास एनओसी होना चाहिए या फिर डिफॉल्ट सब्सिस्टिंग नहीं होना चाहिए, और अगर सब्सिस्टिंग है तो हमारे पास एनओसी होना चाहिए, वो भी प्रायर होना चाहिए। और अगर बाहर का एनओसी नहीं चाहिए, मिली तो आपको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते आप, जीरो रेम्यूनरेशन। नहीं दे सकते, जीरो रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस एंड इनएबिलिटी। और फिर ए के लिए ऑर्डिनरी और स्पेशल वो तो हम देख ही चुके हैं, और अगर प्रोफेशनल मैनेजरियल पर्सन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। और फिर डिस्क्लोजर चाहिए, कुछ एक पूरी लिस्ट है जो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में चाहिए फॉर अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन, और सीजी रिपोर्ट में चाहिए बोर्ड। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया सेक्शन 1 एंड 2। अब आगे देख लो पहले कितना, और आप में हिम्मत है आगे करने की तो आगे करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। बस ये ये तो बहुत कम है सर। अमेंडमेंट के बाद ख़त्म है। हिम्मत है तो करो, आई डोंट माइंड, नहीं है तो कल करो। एक मिनट, ये भी खत्म हो गया ना। पहले जो अमेंडमेंट वाले पॉइंट है वो नीचे से डिलीट कर दे, तो छोटा जितना है उतना दिखेगा। यहाँ से सेक्शन 3 से आवाज़ यहाँ से। आवाज़। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ जी सर, इसमें 1 घंटा और लग जाएगा अभी। हाँ तो कल कर लो चाहिए तो पार्ट 2 में आराम से। कल करते हैं सर, कल हाँ, करते हैं। सेक्शन 1 एंड 2 कर लिया, 3 4 और पार्ट 3 कल करेंगे, पार्ट 4 5 जो भी। हाँ, ये तो मैं हटा ही देती हूँ जो एक्स्ट्रा है, बट हम्म, ये सब तो फालतू ही है ना, ये सब फालतू है। हम्म। ओके तो सर मैं आपको ये भेज के छोड़ती हूँ ये शीट, कौन सी? बिकॉज कल पता नहीं हाँ अगर मेरा घर हाँ वाला मैं ट्राई करूँ कल गया था। हाँ, मेल करके रख दो। हाँ ठीक है सर, ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।